हेलो फ्यूचर के टॉपर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की प्रीवियस वीडियो में बात की थी ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस पर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात कर ली है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पर। हमने चारों स्टेप डिस्कस कर लिए हैं, किस तरह से आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो अब आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वीडियो में बने रहिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए, लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 1, 2, 3, 4 आ चुके हैं पूरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर। और चलिए अब शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले मीनिंग, इट इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन विच मैनेजर एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म. It is the network of job position, authorities, and responsibilities at different levels in an organization. It defines the workflow in an organization. तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं? यानी ढांचा, फ्रेमवर्क, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा। ये समझिए, एक ढांचा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर सेवरल डिपार्टमेंट बने हैं, सबकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन है। हमें बता रखा है किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आप समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक शू फैक्ट्री है, वहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग है, ऑपरेशंस अलग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम अलग है। तो इन सब चीज़ें, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किस किस चीज़ तरह से किस किस को ड्यूटीज़ असाइन करी गई हैं, कौन ज़्यादा पावर में है, कौन कम पावर्स में है, किसकी अथॉरिटी क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस जिस तरीके से हमने असाइन कर रखा है लोगों को, उसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा, इस वीडियो के अंदर हम सारे स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं। कम से कम 8 से 10 स्ट्रक्चर हैं, तो हम सारे के सारे कवर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। It is the simplest structure in an organization. In this, the task and duties are performed in top-to-down manner. It is formal and oldest way of structuring. तो दोस्तों, इस लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है सबसे ट्रेडिशनल, यानी सबसे पुराना मेथड है ऑर्गेनाइजेशन का, और सबसे सिंपल मेथड है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। यानी इसमें सिंपली जो हर ऑर्गेनाइज आप ये समझ के चलिए, जो पुराने ज़माने में होता था ना, वो आज तक इसी में हो रहा है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसमें सारा कुछ जो होता है फॉर्मल वे में होता है। सबसे पहला, अब इसकी तो डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट फॉर्मल है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलता है, टॉप टू बॉटम चलता है, सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज सेकंड पॉइंट, तो सेंट्रलाइज है ये। हमारी जो मेन पावर होती है वो कौन होता है? मेन पावर टॉप अथॉरिटीज होती है। इसके अंदर टॉप अथॉरिटीज के हाथ में सबसे ज़्यादा पावर होती है। थर्ड पॉइंट ट्रेडिशनल, ये पुराना अप्रोच है सबसे ज़्यादा, इसलिए ट्रेडिशनल है। फोर्थ पॉइंट यूनिवर्सल, हर जगह ज़्यादातर यही देखा जाता है क्योंकि सबसे सिंपल है और इजी भी है। और आप देखेंगे तो मिलिट्री हो गई, हमारे पीएसयूज हो गए, ज़्यादातर यही स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट टॉप टू बॉटम, जैसे कि मैंने बताया, टॉप अथॉरिटी होगी, वो सबको डायरेक्शन देगी, वही काम होता है इसके अंदर। अब एडवांटेजेस की बात करेंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज होता है, तो इसलिए इसमें ये सिस्टमेटिकली अरेंज होता है। पहला पॉइंट हमारा सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिकली अरेंज होता है, फॉर्मल होता है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात होती नहीं। इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी जो भी काम होता है वो सारे सिस्टमेटिकली चलते हैं, अरेंज, एक डिसिप्लिन के साथ। सेकंड पॉइंट इफेक्टिव, जब सारा कुछ सिस्टमेटिकली चलेगा, एक फॉर्मलाइज मैनर में चलेगा, डिसिप्लिन के साथ चलेगा, तो इफेक्टिव तो वहाँ पर सारे डिसीजन होंगे ही होंगे दोस्तों। और एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी आएगी डिसीजन में, यानी हमारे जो डिसीजंस होंगे वो सारे इफेक्टिव होंगे वहाँ पर, उससे हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी अचीव होगी। फोर्थ पॉइंट, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, जब सारा कुछ आप सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहे हो, आप वन बाय वन सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें चांस ही नहीं बनता कि कोई टास्क ओवरलैप हो, यानी डबल डबल कोई टास्क आप परफॉर्म कर दो, ऐसा चांस बनता ही नहीं। क्योंकि आप सिस्टमेटिकल चलते हो, पहला स्टेप आपने कर लिया, अब आप सेकंड स्टेप करोगे, अब थर्ड स्टेप करोगे, तो सब कुछ स्टेप वाइज चलता है, तो वहाँ चांस ही नहीं है कि ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो। फिफ्थ पॉइंट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो डेफिनेटली होगी जब सिस्टमेटिकली है सारा कुछ अरेंज। तो ये माना जाता है सबसे सक्सेसफुल हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इन विच एम्प्लॉयज आर ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, एग्जांपल मार्केटिंग, एचआर। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारी ये जो स्ट्रक्चर बनता है फंक्शंस के बेस पर बनता है। फंक्शन से समझिए जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस तरीके से बनता है ये। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है फॉर्मल। फॉर्मल होता है सारा कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज होता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। सेकंड पॉइंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क। थर्ड पॉइंट हमारा डिवीजन ऑफ सारा काम जो है वो डिविजन्स में बांटा गया होता है। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का काम करेगा और एचआर डिपार्टमेंट एचआर का काम करेगा। इस तरीके से सारे काम डिवाइडेड होते हैं। फोर्थ पॉइंट कोऑर्डिनेशन। जब सारे काम डिवाइड हो चुके हैं तो एक एक करके टीम बन चुकी है, तो जो टीम होगी वो अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म करेगी, वही इसके अंदर बात है। कोऑर्डिनेशन होता है इसमें। फिफ्थ पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर। कैसे डिसीजन मेकिंग होती है? ये तो डिसीजन मेकिंग है, आपने परचेज को परचेज में डाल दिया, सेल्स को सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना दिया और ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑपरेशंस में चला गया और प्रोडक्शन अपना देख रहा है सारा कुछ। तो इस तरीके से ये डिसीजंस बनते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब आते हैं एडवांटेजेस पर। पहला पॉइंट है हमारा एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। जब आपके टास्क सारे इफेक्टिवली अचीव हो रहे हैं, सारी ड्यूटीज आप इफेक्टिवली कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन तो होना ही होना है। तो कहाँ से हो रहा है? तो जो टास्क अचीव हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? हवा से थोड़ी ना हो रहे हैं। तो दोस्तों आपने कोऑर्डिनेशन कर रखा है, वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी हेल्प से वहाँ पर कोऑर्डिनेशन वो अपने हमारे सारे टास्क अचीव हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट रिड्यूसेस वर्कलोड। जब आपने सारे के सारे काम फंक्शंस में बांट दिए, सबने अपना अपना काम संभाल लिया, तो वहाँ पर वर्कलोड तो किसी एक पर्सन पर आना ही नहीं है। वहाँ पर आप टीम्स की तरह काम कर रहे हैं। आप प्रोडक्शन टीम हो गई, सेल्स टीम हो गई, तो सब अलग अलग अपने अपने काम अपने अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर वर्कलोड कम होता है। थर्ड पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क। जैसा कि बताया डिवीजन ऑफ वर्क होता है इसके अंदर, कोई भी अकेला आदमी पर प्रेशर नहीं होता। सारे सारे काम फंक्शंस में डिपार्टमेंट्स में बांटे गए थे। जैसे सेल्स का फंक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट का फंक्शन है सेल्स करे, परचेज डिपार्टमेंट का फंक्शन है परचेज करे। इस तरह ये ऑपरेशंस का काम है ऑपरेशंस का ध्यान रखिए, प्रोडक्शन काम है प्रोडक्शन देखे, सप्लाई चेन का काम है वो सप्लाई देखे। तो इस तरीके से सारे काम डिवाइडेड होते हैं इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट इफेक्टिव डिसीजन डिसीजन मेकिंग। तो जो आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है, डिवीजन कर रखा है सारे काम्स का, सारे डिपार्टमेंट का, वो किस बेस पर कर रखा है? ये आपकी इफेक्टिवनेस ही तो है। तो ये इफेक्टिवनेस होती है इसमें डिसीजन मेकिंग पे। नो फिफ्थ नो वेस्टेज। जब सारा काम फॉर्मलाइज वे में हो रहा है, स्टेप वाइज हो रहा है, तो कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ पर वेस्टेज हो। तो ये था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आते हैं नेक्स्ट पर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन in this kind of structure organization has big product lines, so in this all the work is done on the base of division। तो दोस्तों ये वो स्ट्रक्चर होता है जैसे कि एक बिजनेस है, उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट लाइन होते हैं। जैसे आप मान के चलिए गोदरेज गोदरेज सोप भी बनाती है, साबुन भी बनाती है, एसी भी बनाती है और अलमीरा वगैरह भी बनाती है और बहुत सी बार इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखे जाते हैं गोदरेज के। तो इन सब जो ये जो चीज़ें हैं ये डिवीज़न कर लेती है कंपनी अपनी। जैसे गोदरेज ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अलग रख रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग रख रखा है और फर्नीचर अलग रख रखा है, सोप एंड ये चीज़ें अलग रख रखी हैं। तो इसको इस तरह का डिपार्टमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। जिस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन हो, जिसकी बहुत सारी प्रोडक्ट हो, उसको बोला जाए, और वो अपने सारे काम डिवाइड कर रखे हों, उसने अपने सारे बिजनेस अलग अलग डिवाइड कर रखे हों, उसको बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिविजनल स्ट्रक्चर है तो डिवीजन तो होगी सारे काम की। सेकंड पॉइंट नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। तो जब आपने सारे काम अलग अलग कर दिए तो उसमें ओवरलैपिंग का चांस ही नहीं बनता। अब आप देखिए, प्रोडक्ट आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग डाल दिया, सोप नहाने वाले सोप वगैरह को अलग डाल दिया, और हमारा थर्ड बिजनेस कौन सा था, फर्नीचर का बिजनेस, वो अलग डाल दिया। जब सारा कुछ अलग अलग हो रहा है तो चांस ही नहीं है कि डबल डुप्लीकेशन हो वहाँ पर किसी काम की। फोर्थ पॉइंट बिग प्रोडक्ट लाइन। इस कंपनी में हमेशा बिग प्रोडक्ट लाइन होते हैं। जैसे कि मैंने गोदरेज का एग्जांपल दिया आपको, गोदरेज की काफ़ी तरह के प्रोडक्ट लाइन है। जैसे गोदरेज साबुन भी बनाती है और अलमीरा वगैरह भी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी गोदरेज देखती है। तो ये इसके अंदर पॉइंट में बात है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा रिलेटिव। रिलेटिव से मतलब है मेरा ये हर चीज़ रिलेट करती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रिलेट होती रहती है इसके अंदर।
हम अब बात करते हैं एडवांटेजेस इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों इसमें इफेक्टिवनेस आती है डिसीजन मेकिंग में, जब आपने सारे काम डिवाइड कर रखे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग हर चीज़ आपने अलग अलग डिवाइड कर रखी है और अपने एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का यूज़ करके सब कुछ काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको डिसीजन मेकिंग में इफेक्टिवनेस आएगी। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, सेकंड पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क तो होना ही नहीं है जब सारा काम स्टेप वाइज हो रहा है, सब अलग अलग डिविजन्स बन चुकी हैं, तो ऐसा होने का ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जाके फर्नीचर का काम देख ले, ऐसा होएगा ही नहीं। सो जो जिसका काम होगा वो काम करेगा इसमें अपना। थर्ड पॉइंट पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड है। हर स्ट्रक्चर का मेन, हर चीज़ का मेन काम क्या होता है, एक गोल होता है उसे अचीव करना, तो वही इसमें बात है। डिविजनल का भी काम है कि वो अपना गोल अचीव करेगा। उसका डिविजनल स्ट्रक्चर का गोल क्या होगा, उसका गोल होगा कि एफिशिएंसी लाए सारे काम के अंदर। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना अपना प्रॉफिट राइज करे, और अलमीरा फर्नीचर वाले डिपार्टमेंट में जाए तो फर्नीचर में हमेशा अपना प्रॉफिट राइज करे, और शॉप वगैरह वाले डिपार्टमेंट में जाए तो शॉप में अपना प्रॉफिट राइज करे। तो ये चाहेगा। फिफ्थ पॉइंट रिडक्शन ऑफ बर्डन। अब बर्डन तो रिड्यूस हो गई दोस्तों जब सारे काम डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, डिवीजन हो चुकी है सारे काम की। प्रॉब्लम तो तब आती जब एक सेल्समैन को इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखना पड़ता, फर्नीचर डिपार्टमेंट भी देखना पड़ता, और सेल्समैन भी वो सोप वगैरह वाला डिपार्टमेंट भी देखना पड़ता। अब सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अलग अलग डिविजन्स हैं, सबके अलग अलग डिविजन्स हैं बिजनेस में, तो बर्डन तो आना ही नहीं है। आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस पर चलेंगे। इट इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन विच टॉप लेवल कैन डू कम्युनिकेशन विद एनी लेवल। इट इज़ फ्री टू मूव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो होता है वो ये होता है कि हमारा जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो कभी भी किसी भी लेवल पर जाकर किसी भी मैनेजमेंट से बात कर सकता है। जैसे टॉप लेवल मिडिल लेवल पर भी आकर बात कर सकता है, और टॉप लेवल जो है लोअर लेवल पर भी आकर बात सकता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है इसमें। कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होती है क्योंकि टॉप से भी हो रही है और उससे लोअर से, टॉप की मिडल से भी हो रही है, टॉप की लोअर से भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि लोअर जाके टॉप से बात कर ले, ऐसा नहीं होता, टॉप ही कर सकता है इसमें, इसलिए इनफॉर्मल है। सेकंड पॉइंट क्विक डिसीजन मेकिंग। अब जाकर आपका पर्सनल टच है एक जगह, आप खुद जाकर बात करें तो डिसीजन तो आप जल्दी ले ही पाओगे दोस्तों। थर्ड पॉइंट आंसरेबल टू टॉप लेवल। तो टॉप लेवल जो है सबसे अकाउंटेबल होता है, सबसे पूछता है कि भाई तुमने क्या करा। जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर के अंदर टॉप लेवल कभी भी कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, लोअर लेवल हो चाहे मिडल लेवल हो, वो एकदम किसी से भी बात कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, ये जनरली स्मॉल फर्म में होता है, क्योंकि अगर कंपनी बहुत बड़ी होगी तो मुश्किल होगी। जिस कंपनी में 1000 से 2000 एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उसमें नामुमकिन होगा कि टॉप लेवल डायरेक्टली जाके किसी को अकाउंटेबल हो, किसी से बात करे जाके, तो नामुमकिन है। ये कहाँ हो सकता है, जहाँ पर सिर्फ 50 से 100 एम्प्लॉयज़ हो, वहाँ पर ये नॉर्मल बात है। स्मॉल फर्म्स में जनरली देखा जाता है ये। फिफ्थ पॉइंट टॉप टू बॉटम, इसमें कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम चलती है, यानी टॉप जो है लोअर लेवल से बात करेगा, फिर टॉप जो है मिडल लेवल से बात करेगा, इसमें टॉप टू बॉटम बात चलती है। एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है हमारा लो कॉस्ट। कॉस्ट इसमें हमारी कम आती है, हमें कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी से बात करनी है, स्मॉल फर्म में जाकर सीधे सीधे आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपने आंसर्स अपने डिसीजन सुना सकते हो किसी को भी। सेकंड पॉइंट आता है एफिशिएंट डिसीजन। एफिशिएंट तो डिसीजन हो गई जब आपका खुद का डिसीजन है, आपने सब कुछ सोच समझ के डिसाइड करा है, तो एफिशिएंसी आनी है डिसीजन में। थर्ड पॉइंट क्विक रिजल्ट। क्विक, सारे काम क्विक होंगे इसमें। क्विक रिजल्ट का पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। कैसे होंगे, आप हो, आपको जिससे बात करनी है आप डायरेक्टली जाकर उससे बात कर रहे हो, और आपका जो डिसीजन है आपने उसको सुना दिया, वो बात पूरी हो गई। कम्युनिकेशन जब वो पूरी हो गई तो गोल आपका पूरा हो गया। वही बात इसके अंदर है, तो जल्दी हो रहा है इसमें सारा कुछ, क्विक रिजल्ट्स आते हैं। फोर्थ पॉइंट एक्यूरेसी होती है। फिफ्थ पॉइंट पर्सनल टच। जब पर्सनल टच होगा तो डेफिनेटली एक्यूरेसी होगी। जब आप खुद जाकर किसी से बात करोगे तो कोई चांस ही नहीं है वहाँ पर कि कोई फ्रॉड वगैरह या ब्रीच ऑफ डाटा हो, वहाँ पर आप डायरेक्टली बात कर रहे हो। तो ये हो चुका है हमारा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर बात। आते हैं नेक्स्ट हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन विच द वर्क फ्लो गोज थ्रू टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो दोस्तों हायरार्किकल अप्रोच जो होता है इस तरीके से होता है, इसके अंदर और टॉप लेवल जो होता है वो डायरेक्टली किसी पर नहीं जा सकता। टॉप जो है मिडल पर जाता है, मिडल फिर अपनी मिडल जो है डिसीजन, टॉप लेवल के डिसीजन वो लोअर लेवल को सुनाता है। इसमें सिस्टमेटिकली सारे काम होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल तो स्ट्रक्चर हो गई जब टॉप लेवल जो है मिडल लेवल पर आएगा, मिडल लेवल जो है लोअर लेवल को बताएगा। मतलब कम्युनिकेशन इसमें इस तरीके से होती है, डिसीजन मेकिंग इस तरह होती है। टॉप लेवल अपने
जो डिसीजन होंगे मिडल को बताएगा, मिडल जाकर लोअर लेवल को बताएगा। ऐसा नहीं होता इसमें टॉप कहीं भी आ जाए, तो इसमें फॉर्मलाइज होता है स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट सेंट्रलाइज अप्रोच, यानी सेंट्रलाइज का मतलब होता है सारी पावर्स सेंट्रल के हाथ में होना है, टॉप अथॉरिटीज के हाथ में होना। वही इसमें बात है, टॉप अथॉरिटीज के हाथ में सारी पावर होती है, टॉप मिडल पर आता है, फिर मिडल लोअर पर जाता है। सो सारे सारे ज़्यादातर पावर टॉप के हाथ में है। थर्ड पॉइंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब सारे काम हायरार्किकल मैनर में हो रहे हैं, सब सारे टास्क अकॉर्डिंग टू ड्यूटीज, सारी जो ड्यूटीज हैं अकॉर्डिंगली बनी हुई हैं, मैनर में बनी हुई हैं, सिस्टमेटिकली चल रही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, वहाँ का जो स्टाफ होगा, तो डेफिनेटली इफेक्टिव होगा वहाँ पर। फोर्थ पॉइंट डिसीजन मेकिंग, तो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग होती है। टॉप लेवल मिडल को बताते हैं, मिडल लोअर को बताते हैं, हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग होती है इसमें। फिफ्थ गोल ओरिएंटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये पॉइंट डाल दो। गोल ओरिएंटेड, हर चीज, हर किसी का कोई गोल होता है दोस्तों, जब भी तो वो काम हो रहा है। एडवांटेज, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ओवरलैपिंग होगी नहीं, कोई इस तरह से डबल डबल काम नहीं होगा। टॉप ने मिडल को बताया, मिडल ने जाकर डायरेक्ट लोअर को बता दिया। अब ऐसा तो नहीं टॉप ने मिडल को बताया फिर जाके लोअर को बताया, हाँ चांस है, वहाँ 1% चांस है कि काम रिपीट हो जाए। रिपीट तो तब होगा ना जब टॉप ने मिडल को बताया, मिडल ने भी लोअर को बता दिया, टॉप ने भी लोअर को बता दिया। अब टॉप को लोअर लेवल तक आना ही नहीं है, टॉप ने मिडल को बताया, मिडल ने लोअर को बताया, यहाँ पर कम्युनिकेशन पूरी हो गई, यहाँ पर डिसीजन पूरा हो गया, डिसीजन आपको पता लग गया, तो कोई चांस ही नहीं ओवरलैपिंग ऑफ वर्क का। सेकंड पॉइंट, हर चीज़ सिस्टमेटिकली अरेंज है, हर चीज़ सिस्टमेटिकली अरेंज है, एक ऑर्डर के अंदर एक डिसिप्लिन चल रहा है वहाँ पर, तो एफिशिएंसी आती है काम में। और देखिए थर्ड पॉइंट हमारा एफिशिएंसी, एफिशिएंट डिसीजन भी आ गया। जब सारे काम सिस्टमेटिकली हो रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ हो रहे हैं, ऑर्डर में हो रहे हैं, और एक अच्छे समझिए एक एक्सपर्टीज़ के साथ हो रहे हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर्म में हो रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली डिसीजन इफेक्टिव होंगे। फोर्थ पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब दोस्तों जैसे कि आपके डिसीजन जब इफेक्टिव हैं, तो वहाँ पर रिसोर्सेज होंगे वो आपके इफेक्टिवली ही यूज़ होंगे। वहाँ पर आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, आप वहाँ पर अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से। फिफ्थ पॉइंट, एक्यूरेसी, एक्यूरेट होता ही है सारा डाटा। जब एक्यूरेट कैसे नहीं होगा भाई, जब सारा काम फॉर्मलाइज हो रहा है, सेंट्रल जो है टॉप लेवल जो है, सारी ड्यूटी सारे असाइनमेंट जो है मिडल को बता रही है, और इस तरीके से ही काम चल रहा है, मिडल फिर लोअर को बता रहा है, तो वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, सारे काम एक्यूरेसी से होंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारा मैट्रिक स्ट्रक्चर। इट इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन विच देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, देयर इज ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारे दो स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, कॉम्बिनेशन, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, उन दोनों को कंबाइन करके कंबाइन करा जाता है, और पीपल और जो रिसोर्सेज होते हैं उन दोनों कंबाइन करा जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसमें मैट्रिक्स टाइप जो है स्ट्रक्चर बन जाता है जब आप पीपल को एक साइड रखोगे और दूसरी साइड रखोगे रिसोर्सेज को, तो डेफिनेटली वहाँ पर मैट्रिक्स बन जाएगी। आप रख कर देखिएगा, आप एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद ही करके देखिएगा। एक लेफ्ट हैंड में रखिएगा आप प्रोडक्ट रखना है, प्रोडक्ट ए बी सी डी, और ऊपर की साइड जो है, बिल्कुल ऊपर की साइड में वहाँ पर रखिएगा आप रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज ए, रिसोर्स बी, रिसोर्स सी। जब आप उसको कंबाइन करेंगे तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं वहाँ पर खुद ही मैट्रिक्स तैयार हो रही है एक। कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल होता है स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिकली अरेंज होता है। सेकंड पॉइंट, मैट्रिक्स अरेंज होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक साइड आपने रिसोर्स रखने हैं, एक साइड और ऊपर की साइड आपने रखने हैं प्रोडक्ट, या आप इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड आपने प्रोडक्ट रख दिया, ऊपर की साइड आप रिसोर्सेज रख देते हैं, तो डेफिनेटली उनकी मैट्रिक्स बन जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है मॉडर्न अप्रोच है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच है, न्यूली ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। फोर्थ पॉइंट, स्पेशलाइज नॉलेज। इस काम के लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए ही चाहिए दोस्तों। अगर आपको फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, एक कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर भी कर रही है और डिविजनल स्ट्रक्चर भी कर रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एक वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग एमएनसी है, तो डेफिनेटली वहाँ स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होगी। फिफ्थ पॉइंट, रिजल्ट ओरिएंटेड टास्क की है, गोल तो अचीव होना ही होना है, गोल तो अचीव करना ही है, जब भी तो ये टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, वरना अगर आपके पास कोई गोल ना हो, कोई ऑब्जेक्टिव ही ना हो आपका, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिजल्ट तो आपको वैसे भी नहीं मिलने। जब आपके पास कोई गोल होगा, जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, अकॉर्डिंगली काम हो रहा होगा, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट ड्रिवन होगा, वहाँ से रिजल्ट आपको डेफिनेटली अचीव होंगे। एडवांटेज की बात करें, इफेक्टिव डिसीजन होंगे, डेफिनेटली इफेक्टिव डिसीजन होंगे। आप फंक्शनल और डिविजनल दो तरीके
का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 तरीके के स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर आपके पास एक्सपर्टाइज़ नॉलेज है, स्पेशलाइज़ है किसी चीज़ की, तभी तो आप उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपको अपोज़िट में क्या देंगे? आपको इफेक्टिव डिसीज़न देंगे और उन्हीं चीज़ों से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएँगे। थर्ड पॉइंट, सिस्टमैटिकली अरेंज। तो दोस्तों फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो सिस्टमैटिकली होता है और डिविज़नल भी सिस्टमैटिकली होता है। तो इसलिए इसका कुल मिला के दोनों मूल रूप जो है, मूल रूप तो ज़्यादा हिंदी बोल दिया मैंने, तो इसका जो कंक्लूज़न निकल के आएगा वो कंक्लूज़न यही आएगा कि सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं। और फोर्थ पॉइंट, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होती है। जब दोस्तों आप पीपल और रिसोर्सेज़ को एक साथ कंबाइन कर रहे हो, तो किस चीज़ को देख कर रहे हो? तो वही तो चाहते हो आप, वहाँ पे एफिशिएंसी आए, तो इस वजह से वहाँ पर एक्यूरेसी आएगी और ये रिलायबल भी होता है। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क वेयर देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन डू कम्युनिकेशन विद एनीवन एंड एनी टाइम। तो दोस्तों ये जैसा इसका नाम है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर कोई बाउंडेशंस नहीं होती। कम्युनिकेशन करने में आप कभी भी किसी से भी कोई भी बात कर सकते हो। ईमेल वगैरह जैसे कंपनी के अंदर होता है ना, एक कंपनी है तो वो किसी से भी किसी को भी ईमेल भेजती है अपनी कंपनी के अंदर, किसी को ईमेल भेजा, उससे बात की, चैट वगैरह पर बात होती है, व्हाट्सएप पे कोल्ड कॉलिंग वगैरह होती है, तो इस तरीके से होती है बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसी को बोला जाता है जहाँ पर ना तो कोई रेस्ट्रिक्शन हो, फ्रीडम हो बात रखने की अपनी, और आप कभी भी किसी से भी कोई बात कर सकते हैं किसी भी टाइम, उसको बोला जाता है बाउंड्रीलेस। सबसे पहले आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर, नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल तो ये इसलिए है जब आप कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं, मिडल लेवल जाकर टॉप लेवल से बात कर रहा है, लोअर लेवल जाके मिडल लेवल से बात कर रहा है, तो इसमें फॉर्मेलिटी तो आएगी ही नहीं बिल्कुल भी, ये इनफॉर्मल होगा इसलिए। थर्ड पॉइंट, पर्सनल टच। ये पर्सनली होता है, आप सब काम इसमें पर्सनली करोगे। जब आपको आपको कोई काम है तो आप अपने असिस्टेंट को भेजोगे या खुद जाकर बात करोगे, या कोई बात करनी होगी। जब बाउंड्री लेस है तो वहाँ पर कोई बाउंडेशंस नहीं है, तो आप पर्सनल टच होगा वहाँ पर आपका। फोर्थ पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे आंसरेबल होते हैं हम एक दूसरे को। जब आप किसी से कुछ बात करोगे तो आपसे मुंह थोड़ी ना फेर कर जाएगा, तो तो आपको आंसर देगा ही देगा, तो अकाउंटेबल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, डिसीजन मेकिंग इसमें होती है। डिसीजन तो हो गई, जब आपसे कोई बात करेगा तो आपको तो कुछ डिसीजन लेना ही होगा, तभी तो आप उसको कुछ बताएंगे। एडवांटेज पर आते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम होती है यहाँ पर, आप कभी भी किसी के पास भी जा सकते हैं, किससे भी कोई बात कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होती है जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो डिसीजन उनका कैसा होगा, एक दूसरे के लिए ही होगा, जिससे उनको एक दूसरे को फ़ायदा हो, तो वो इफेक्टिव होगा कंपनी के लिए भी। थर्ड पॉइंट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आएगी जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं, जब इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट से जाकर, जैसे कि आपका टॉप मैनेजर है कोई, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से यानी कंपनी के सेल्फ इंटरेस्ट से जाकर किसी इंडिविजुअल से बात कर रहा है, तो वो क्या बात कर रहा है, तो वो कंपनी के लिए बात कर रहा है, तो वहाँ पर एक्यूरेसी आएगी। और फ्लेक्सिबिलिटी तो इसके अंदर है, जब कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं कहीं आने जाने पर। फिफ्थ पॉइंट, गोल ओरिएंटेड है। आ गया ना पॉइंट वो सामने आपको, जैसे कि मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूँ, कुछ समझना है, गोल ओरिएंटेड ज़रूर लिख देना, आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे एटलीस्ट। ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होने वाली है जिनका कल एग्ज़ाम है और वो वीडियो आज देख रहे हैं और आज उन्होंने बुक पहली बार खोली है। तो दोस्तों देखिए और टेंशन मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ a structure in which two companies combine with each other and form a network for successful completion of a project। तो दोस्तों नेटवर्क जो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो दो कंपनीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेती हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। एक उनका गोल होता है, एक प्रोजेक्ट होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जब दो कंपनीज एक दूसरे के साथ कंबाइन करके उस गोल को अचीव करने पर काम करती हैं, उसको बोला जाता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं, कोऑर्डिनेशन। जब दो कंपनी एक दूसरे के साथ आएंगी तो कोऑर्डिनेशन तो दिखेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उनके बीच में, सीधी सी बात है। थर्ड पॉइंट, गोल ओरिएंटेड है, उनका एक गोल है तभी तो वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, स्पेसिफाइड गोल। उनका गोल एक स्पेसिफाइड है, एक स्पेशलाइज गोल है। जैसे कि आप आपको मैं बताऊं, वंदे भारत का केस रशिया और इंडिया ने दोनों ने मिलकर बनाई है वो, तो यही तो चीज़ है, इस तरीके से होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होता ही है एक दूसरे के साथ। अब दो कंपनीज एक दूसरे के साथ अच्छे से सलूक कर रही हैं, एक दूसरे को समझ रही हैं, अंडरस्टैंड कर रही हैं, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। एडवांटेजेस, फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है जब दो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं, एक दूसरे के साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं, तो इसका तो मतलब यही है कि वहाँ कोऑर्डिनेशन हो रहा है उनके बीच में। एफिशिएंसी इन गोल अचीवमेंट, जब दो कंपनीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, उनके पास अपने अपने स्पेशलाइज स्टाफ होंगे, जब दो पावर्स एक साथ आ जाएंगी तो डेफिनेटली वहाँ पर अचीवमेंट ऑफ गोल डेफिनेटली होगा। थर्ड पॉइंट,
रिडक्शन ऑफ वर्कलोड, वर्कलोड को रिड्यूस कर देंगे आप। अब एक कंपनी जो 1000 लेबर के साथ जाती, उसको काम करने में कितना टाइम लगता, एक सर्टेन पीरियड लगता। अब 2 कंपनीज है, अब 2000 लोग हैं वहाँ पर, तो उनको कितना काम लगेगा ये काम करने में, उनको कितना टाइम लगेगा ये काम पूरा करने में, कम टाइम लगेगा एक कंपनी से। तो यही रिडक्शन ऑफ वर्कलोड होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फोर्थ पॉइंट, जब 2 कॉम्पिटिटर एक दूसरे के साथ खड़े हो गए तो उनको एडवांटेज तो मिलेगी एक दूसरे की। फिफ्थ पॉइंट, मोटिवेशन। अब एक स्मॉल स्केल कंपनी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप मान लीजिए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो है उसको मौका मिल रहा है एक बड़ी एमएनसी के साथ काम करने का, कंबाइन करने का, एक अपने आप को उनका नाम जोड़ने का काम मिल रहा है, तो वो तो जाएगा ही मोटिवेट होके। तो दोस्तों यही थे हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।